अकाउंटिंग सीरीज की इस 5वीं क्लास में मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आमिर, आपका अकाउंटिंग ट्रेनर। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आपको इस चैनल पे अकाउंटिंग से, टैली प्राइम से संबंधित ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे वीडियोस मिलने वाले हैं। तो अपनी उस कोर्स सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्जैक्टली क्या है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग और क्या है अमेरिकन अकाउंटिंग। अगर आपको याद हो तो इससे पहले की क्लास में मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग बताई हुई है। ये भी बताया है कि टैली के अब तक कितने वर्जन्स आए हैं, टैली कंपनी को एग्जैक्टली किसने फाउंड किया था और जब इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था तब इस कंपनी का एग्जैक्टली नाम क्या था। आज उस वीडियो के आगे की क्लास है। आज की इस क्लास में हम पहले तो कुछ थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे और इसके बाद उस थ्योरी पोर्शन को अगर हमें लैब में प्रैक्टिकली देखना होगा तो उसके लिए हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो आई होप आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर आपको कंप्यूटर अकाउंटिंग करनी है तो कंप्यूटर अकाउंटिंग करने के लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं। अगर आप चाहें तो आप ट्रेडिशनल अकाउंटिंग का यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप अमेरिकन अकाउंटिंग का यूज़ कर सकते हैं। कुल मिला के ओवरऑल सीन ये है कि आपको CR/DR कन्वर्जन सीखना है। ये आमतौर पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बिल्डिंग बेची तो इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, हिंदी में मैंने बिल्डिंग बेची। अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूँगा तो मैं कहूँगा आई सोल्ड या फर्म सोल्ड बिल्डिंग। अगर हमें इसे CR/DR यानी क्रेडिट और डेबिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, बेसिकली बनेगा क्या, जा करके हमने बिल्डिंग बेची है तो टू में बिल्डिंग डालते हैं, यानी क्रेडिट करते हैं हम बिल्डिंग को और हम डेबिट करते हैं कैश को। तो आपको अगर क्रेडिट और डेबिट सिस्टम समझना है तो उसके लिए 2 मेथड्स हैं आपके पास। पहला है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग और दूसरा है अमेरिकन अकाउंटिंग। चलिए देखते हैं कि करके। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अकाउंटिंग की, तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है रियल अकाउंट्स, दूसरा है नॉमिनल अकाउंट्स और तीसरा है पर्सनल अकाउंट। लेकिन अगर हम अमेरिकन अकाउंटिंग को डिटेल में समझें तो अमेरिकन अकाउंटिंग करने के लिए आपको इन 5 वर्ड्स पे मास्टरी करनी होगी। पहला है एसेट्स, दूसरा है एक्सपेंस, तीसरा है कैपिटल, चौथा है लायबिलिटी और 5वां है रेवेन्यू। यानी अगर आप पहले से कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल में जहाँ 3 थे, जिसमें रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट थे, वहीं अमेरिकन अकाउंटिंग में आपको 5 वर्ड्स पे मास्टरी करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे अच्छी चीज़ ये होगी अगर आप इन 5 वर्ड्स पे मास्टरी करेंगे तो आपको अंडर ग्रुप्स याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कुछ वर्ड्स जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं बार बार अकाउंटिंग में। उनमें सबसे पहला वर्ड है एक्चुअली बिजनेस ट्रांसैक्शन। किसे कहते हैं बिजनेस ट्रांसैक्शन? कहते हैं अगर हमारे व्यापार में कभी भी कुछ भी ऐसा घट जाए जिसे हमें लिखने की ज़रूरत पड़े। आपने किसी को पैसे उधार दे दिए, आपको किसी ने पैसे उधार दिए हैं, आपने किसी को सामान बेचा या फिर आपने किसी से सामान खरीदा, आपने किसी को सैलरी पे की, आपने किसी को बिल्डिंग रेंट पे किया या आपको किसी ने कुछ पे किया। ऐसी ज़रूरत में कुछ भी ऐसा घटित हो जिसे लिखने की ज़रूरत पड़ती है, डेटा मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम बिजनेस ट्रांसैक्शन कहेंगे। अगला वर्ड है कैश ट्रांसैक्शन। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होगा। व्यापार में कैश का इन या आउट कुछ भी ऐसा हो जिसे लिखने की ज़रूरत पड़े उसे हम कहेंगे कैश ट्रांसैक्शन। कुल मिला के अगर आपका कैश से संबंधित व्यापार में कुछ भी होता है उसे आपका कैश ट्रांसैक्शन कह के यूज़ करेंगे। अगला है क्रेडिट ट्रांसैक्शन। उधार आपने कुछ भी सामान लिया है, कुछ भी सामान दिया है, आपने किसी से उधार पैसे लिए हैं, आपने किसी को उधार पैसे दिए हैं, ये सारे के सारे आपके क्रेडिट ट्रांसैक्शन के अंतर्गत जाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं क्रेडिटर कौन होता है, तो क्रेडिटर हमारा सप्लायर है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप किसी से माल भी खरीदेंगे, हो सकता है कि वो माल आप क्रेडिट पे खरीदें, उन्हें उधार खरीदें, तो जिससे आप माल खरीदेंगे वो आपका क्रेडिटर कहलाएगा। बेसिकली आप इसको सप्लायर कह सकते हैं, हमारे लिए कर्ज यानी लायबिलिटी कहलाते हैं। अगला वर्ड है डेप्टर। डेप्टर का मतलब क्या होता है? डेप्टर हमारी फर्म के लिए वो थर्ड पार्टी होता है जिसको हम या तो सामान बेचते हैं या फिर हम पैसे उधार देते हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हैं ये वो थर्ड पार्टीज़ है जो हमारे लिए एसेट्स का काम करते हैं। आगे चलकर ये हमें या तो पैसे वापस करेंगे या फिर ये सामान हमें देंगे, कुल मिला के अपनी सर्विसेज हमें देंगे। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार यूज़ होंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या है बिजनेस ट्रांसैक्शन, कैश ट्रांसैक्शन, क्रेडिट ट्रांसैक्शन, क्रेडिटर एंड डेप्टर। चलिए अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे अपने। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अमेरिकन अकाउंटिंग सीखनी है तो आपको इन 5 वर्ड्स पे मास्टरी करनी होगी, जिनमें सबसे पहला वर्ड था आपका एसेट्स,
दूसरा एक्सपेंस था, तीसरा कैपिटल, चौथा लायबिलिटी और पांचवा रेवेन्यू। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं भाई एसेट्स होते क्या है। देखिए एसेट्स को हम आमतौर पर अपनी भाषा में प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं अगर हम उसे अकाउंट्स की भाषा में प्रोनाउंशिएट करेंगे उसे हम एसेट्स कहेंगे। डेफिनेशन क्या है, कैसे एसेट्स हर एक वो चीज़ है जिसका लाभ हमारी फर्म के द्वारा हमारे द्वारा भविष्य में लिया जाएगा। आपके पास कुछ भी ऐसा है, मान लीजिए मेरे पास कार है तो उसका लाभ मैं भविष्य में लूँगा, प्रेजेंट में यूज़ करूँ ना करूँ इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं उसका लाभ फ्यूचर में अवश्य ही लूँगा। तो यहाँ पर हमारी कार क्या होगा, हमारे लिए एसेट्स हो जाएगा, भविष्य में यूज़ करूँगा। ऐसे ही आपके पास कोई ज़मीन पड़ी हुई है, लैंड है, उसका लाभ आप भविष्य में लेंगे तो ये भी आपका एसेट्स का हिस्सा कहलाएगा। ऐसे ही आपके पास कोई बिल्डिंग है जिसका लाभ आप बाद में लेंगे, भविष्य में लेंगे तो वो भी आपका एसेट्स कहलाएगा। बैंक बैलेंस है, बैंक में कोई पैसा पड़ा हुआ है जिसको बाद में आप फ्यूचर में यूज़ कर पाएंगे तो वो भी आपका एसेट्स ही कहलाएगा। यहाँ पर मशीन है, कोई टूल है, जो भी चीज़ें हैं आपके पास, बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ही हम अकाउंट्स की भाषा में एसेट्स कहते हैं। तो हर एक वो चीज़ जिसका लाभ आप भविष्य में लेते हैं वो आपका एसेट्स कहलाता है। यहाँ तक कि आपकी जेब में पड़ा हुआ कैश भी एसेट्स है, और अगर आपने किसी व्यक्ति विशेष को पैसे उधार दिए तो वो भी आपका एसेट्स ही कहलाता है। अब यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ है, उसको समझना है आपको। कहते हैं अकाउंट्स में अगर हमारी फर्म में कभी भी एसेट्स बढ़ते हैं यानी प्लस होते हैं तो उसको हम बाई यानी डीआर करते हैं, और जब भी हमारी फर्म में कभी भी एसेट्स घटते हैं तो उनको हम डू या सीआर करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पर एक एंट्री लिखी हुई है जो कि इंग्लिश में लिखी हुई, लिखा हुआ फर्म ने परचेज किया है कंप्यूटर 50,000 रुपये का। आपकी फर्म ने 50,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा है। तो पहला सवाल ये है कंप्यूटर क्या है, एसेट्स है। मैंने पहले ही बताया था आपको कंप्यूटर का लाभ आप भविष्य में लेंगे इसीलिए आपने उसको परचेस किया है तो वो आपका एसेट्स का ही हिस्सा होगा। अब एक एसेट्स जो कि आप कंप्यूटर खरीदेंगे तो बढ़ेगा। कौन सा एसेट्स बढ़ रहा है, कंप्यूटर नाम का एसेट्स आपका बढ़ रहा है। कितने का, 50,000 रुपये का। लेकिन ध्यान रखिए कंप्यूटर नाम का एसेट्स आपको फ्री में नहीं मिलेगा। अगर आपको कंप्यूटर नाम का एसेट्स बढ़ाना है तो उसके लिए आपको कैश नाम का एसेट्स घटाना पड़ेगा। जितने का आपको कंप्यूटर मिलेगा उतना ही कैश आपको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने कंप्यूटर नाम का एसेट्स 50,000 रुपये बढ़ाया है और कैश नाम का एसेट्स हमने 50,000 रुपये घटा लिया है। तो देखिए हमने कहा प्लस सिंबल को हटाइए और वहाँ पे बाय कर दीजिए, और माइनस सिंबल को हटाइए और वहाँ पे टू कर दीजिए। तो सिंपली हमने क्या किया, इस प्लस सिंबल को हटाया और यहाँ पे कर दिया बाय कंप्यूटर अकाउंट 50,000 रुपीज़, और यहाँ से हमने माइनस सिंबल को हटाया और उसके स्थान पर कर दिया टू कैश अकाउंट 50,000 रुपीज़। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा और बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि एंट्री लिखी हुई है, फर्म ने फर्नीचर बेचा है 30,000 का। तो इस बार जब हम फर्नीचर बेचेंगे जो कि मेरे लिए एसेट्स था, मैं इसका लाभ भविष्य में लेता या ले ही रहा था, अगर मैं फर्नीचर बेचूंगा तो हमारा फर्नीचर घट जाएगा हमारे पास से। तो यहाँ पे हमने फर्नीचर घटा लिया है, माइनस किया है कितना, 30,000 रुपये। और चूंकि हम फर्नीचर बेच रहे हैं तो हमें उसके बदले कैश मिलेगा, तो कैश यहाँ पे मैंने बढ़ा लिया है कितना, 30,000 रुपये। अब माइनस हटाइए, इस रूल के हिसाब से आपको टू लगाना है और प्लस हटाना है और उसके हिसाब से आपको बाय लगाना है। तो ये एंट्री बन जाएगी टू फर्नीचर अकाउंट 30,000 रुपीज़, बाई कैश अकाउंट 30,000 रुपीज़। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगली एंट्री ऐसी लिखी हुई है, लिखा हुआ फर्म ने परचेस किया है फर्नीचर 30,000 रुपये का। जहाँ पे पहले खरीदा था इस बार हमने परचेस किया है। तो जब आप फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आपके पास पड़ता है, तो हमने किया प्लस फर्नीचर 30,000, और इस बार हमें कैश देना पड़ेगा तो हम करेंगे माइनस कैश 30,000। प्लस हटा दीजिए, बाय कर दीजिए उसके स्थान पर, तो हमने किया बाय फर्नीचर अकाउंट 30,000, और कैश हमने माइनस किया है तो हमने टू कैश 30,000 कर दिया। आई होप समझ आ रहा होगा, बहुत ही आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अब जैसे यहाँ पे बोला गया फर्म ने 30,000 रुपये SBI बैंक में जमा किए हैं, तो आप खुद सोचिए जब आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो पैसा घटता है क्योंकि बैंक बढ़ता है। अब मान लीजिए आप 30,000 रुपये लेके गए बैंक, तो आपने क्या किया, वो पैसे अपने बैंक में डाल दिए, तो आपका जो पैसा था टोटल उसमें से 30,000 रुपीज़ माइनस हो जाएगा। लेकिन वही आपका वो बैंक जिसमें आप पैसा डिपॉजिट करोगे वो बैंक आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अपने SBI बैंक को 30,000 रुपये से बढ़ा लिया है और कैश अपना 30,000 रुपये से घटा लिया है। अब एंट्री करेंगे तो प्लस हटा देंगे तो हो जाएगा बाय SBI अकाउंट 30,000, और माइनस करेंगे यहाँ से तो माइनस को हटाकर टू करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टू कैश अकाउंट 30,000 रुपीज़। अब यहाँ पे अगली एंट्री लिखी हुई है, लिखा है फर्म ने इस बार ज़मीन परचेस की है 5 लाख रुपए की।
5 लाख की आप लैंड खरीदोगे तो ऑब्वियस सी बात है लैंड बढ़ेगी और कैश घट जाएगा। वही हुआ है, लैंड बढ़ा है 5 लाख और कैश घटा दिया है, यानी बाय लैंड अकाउंट 5 लाख टू कैश अकाउंट 5 लाख। अगली एंट्री लिखा हुआ फर्म ने इस बार मशीन परचेज की है 10 लाख की, तो 10 लाख की मशीन बढ़ा लीजिए और कैश घटा लीजिए, तो बाई मशीन अकाउंट 10 लाख एंड टू कैश अकाउंट 10 लाख। इस बार फर्म ने ट्रांसफ़र किया है 5 लाख रुपए अपने BOB बैंक से अपने SBI बैंक में। तो सिंपल सी बात है, जिस बैंक से जिस बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे, जिस बैंक से माइनस करेंगे चूँकि उससे ट्रांसफ़र हो रहा है पैसा और दूसरे बैंक में जमा हो जाएगा। तो हमारे SBI बैंक में जमा हो गया 5 लाख रुपए, तो SBI बैंक हमने बढ़ा लिया है 5 लाख और अपने BOB बैंक को हमने घटा लिया है 5 लाख रुपए, चूँकि उस बैंक से पैसा निकला है। फाइनल एंट्री बन गई जाके बाई SBI अकाउंट 5 लाख टू BOB अकाउंट 5 लाख। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये एंट्रियां हमने कवर की। अब इन एंट्रियों को और बेहतर से समझने के लिए अगर आपको इसको टैली प्राइम में इन एंट्रीज को पास करना है तो उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट्स एग्जैक्टली कितने प्रकार के होते हैं। हमने कहा हर एक वो चीज़ जिसका लाभ हम भविष्य में लेंगे वो सारे हमारे एसेट्स कहलाएंगे। एसेट्स भी लेकिन कुछ पार्ट्स होते हैं उसके। एसेट्स को बेसिकली उनकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है करंट एसेट्स, दूसरा है नॉन करंट जिसको कुछ लोग फिक्स एसेट्स के नाम से जानते हैं, एंड तीसरा है फिक्टिटियस एसेट्स। अगर हम बात करें क्या होते हैं एग्जैक्टली करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स देखिए आपके पास हर एक वो चीज़ जिसका लाभ आप भविष्य में लेते हैं वो आपके एसेट्स कहलाते हैं, लेकिन हर एसेट्स की एक वैलिडिटी होती है। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा एसेट्स है जो कि जिसका आप लाभ साल के अंदर ही लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका लाभ हमारी फर्म साल भर के अंदर ले लेगी, उससे हम कहते हैं करंट एसेट्स। एग्जाम्पल, कैश है आपका, दिन में 4 बार बदलता है, महीने में 56 बार बदलेगा, क्योंकि अभी मेरे जेब में कुछ पैसा पड़ा है, कुछ हमें सामान खरीदना पड़ेगा, उसका स्टेटस बदल जाएगा। तो वही कह रहा है ऐसे एसेट्स जिनका स्टेटस बदलता रहता है वो हमारे करंट एसेट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपने अगर करंट अकाउंट खोल रखा है बैंक में और आप उसमें कोई पैसा जमा करते हैं तो वो आपका करंट एसेट्स है, क्योंकि छोटा मोटा कोई भी ट्रांजेक्शन होता है आप उसी से करते हैं। वहाँ पर पड़ा हुआ पैसा बहुत लंबे समय तक नहीं रुकेगा, वो चेंज होता रहता है, इसीलिए वो आपका करंट एसेट्स है। ऐसे ही आपको बता रहा है आपके हाथ में जो भी पैसा है तो ऑब्वियस सी बात है खर्च होता रहेगा। कभी सैलरी पे करेंगे, कभी बिल्डिंग रेंट पे करेंगे, कभी हम किसी को वेजेस पे करेंगे, तो वो पैसा हमारा घटेगा और बढ़ेगा दोनों, तो इसलिए हमारा एक करंट एसेट्स ही होगा। डेप्टर आपने किसी को पैसे उधार लिए हैं तो आई होप आपको पता होगा कि बहुत लंबे समय तक के लिए हम पैसों को उधार नहीं देते, हम वो पैसे अपने साल भर के अंदर ही ले लेंगे, इसीलिए हम उसको डेप्टर को भी करंट एसेट्स के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस है। मान लीजिए मैं किसी वर्कर को लेके आया हूँ, उससे काम नहीं कराया, हमने उसको एडवांस में कुछ पैसे दिए हैं और हमने कहा कल से काम स्टार्ट कर दो, तो ये भी आपके करंट एसेट्स में आएंगे, क्योंकि इनका लाभ आप बहुत जल्द देने वाले हो। किसी को हम एडवांस पैसे साल 2 साल के लिए नहीं देते हैं, हम एडवांस पैसे बहुत ज़्यादा खींचकर 1 महीने के लिए ही देते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में आपके इसी में आ जाएंगे। इसी तरीके आपने कोई सामान खरीदा है, स्टॉक है आपके पास, वो भी आपका करंट एसेट्स ही कहलाएगा। ऐसी कोई लिक्विड फॉर्म में आपके पास एसेट्स है, तेल है, सैनिटाइज़र है, वाटर है, कुछ भी आपने लिक्विड के फॉर्म में स्टोर किया है जिसको आप बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें आपकी करंट एसेट्स ही कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं फिक्स एसेट्स। तो मैंने कहा करंट एसेट्स का उल्टा है, लॉन्ग टर्म तक स्टोर हो सकता है, इसको आप जितने दिन तक चाहे स्टोर कर सकते हैं। लिखा हुआ फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका लाभ हमारी फर्म के द्वारा साल भर के अंदर तो लिया ही जाएगा, इसके साथ साथ और भी लंबे समय तक लिया जा सकेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा है कंप्यूटर है, मैंने कहा 1 साल की वारंटी में आता है, 1 साल भी यूज़ बात करेंगे हम। ऐसे ही कंप्यूटर कोई कंपोनेंट है तो वो भी हम लंबे समय तक यूज़ करते हैं। कंप्यूटर कोई सॉफ्टवेयर है तो भी आपको पता होगा कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर को हम काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारा फिक्स एसेट्स कहलाता है। ऐसे ही आपके पास फर्नीचर पड़ा हुआ है, खूब यूज़ करिए आप, साल भर के बाद के आप 10-10 सालों तक उसको यूज़ कर सकते हैं। ज़मीन है जो तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, आप इसको जब तक चाहें आप उसको तब तक यूज़ कर सकते हैं। बिल्डिंग है, टूल्स एंड मशीन्स एंड सॉलिड एसेट्स। कुल मिला के सॉलिड फॉर्म में जितनी भी टेंजिबल चीज़ें होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं की जा सकती वो तो करंट में जाती हैं, बाकी सारी आपकी फिक्स एसेट्स के अंतर्गत ही आती हैं। अब यहाँ पे जो हमने पहले एंट्रियाँ बनाई थी, अगर आपको याद हो तो मैं फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें उनको टैली प्राइम में पास करना है। ये एंट्रियाँ आपके सामने लिखी हुई हैं। पहली थी फर्म परचेज्ड कंप्यूटर ऑफ 50,000 जिसको हमने बाय कंप्यूटर टू कैश में कन्वर्ट किया था। ऐसी और भी एंट्रियाँ थी जितनी, इन एंट्रियों को लास्ट में हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि हमें टैली प्राइम में इन एंट्रियों को पास करना है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बना दी है। अब देखिए, अभी मैंने आपको करंट एसेट्स की परिभाषा बता दी है,
फिक्स एसेट्स की भी डेफिनेशन बता ही दी है। तो जितनी भी एंट्रियां हमारे सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं, अगर हमें इनका अंडर ग्रुप बनाना होगा, इनको छाटना होगा, अलग अलग करना है, तो देख लीजिए कंप्यूटर किस में जाएगा, फिक्स एसेट्स में जाएगा। मैंने बता दिया बहुत लंबे समय तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। फर्नीचर किस में जाएगा, फिक्स एसेट्स में जाएगा, आप इसे बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। लैंड किस में जाएगा, फिक्स एसेट्स में जाएगा। बिल्डिंग फिक्स एसेट्स में जाएगा। मशीन फिक्स एसेट्स में जाएगा। एसबीआई बैंक अकाउंट में जाएगा, करंट एसेट्स है। और बीओबी ये भी आपका बैंक अकाउंट में जाएगा, करंट एसेट्स से। चलिए अब ये सारी एंट्री हम टैली प्राइम में पास करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को करूँगा ओपन। तो यहाँ से मैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ और ये सारी एंट्रियाँ हम अब टैली प्राइम में पास करके देखेंगे। पहली चीज़, टैली को इंस्टॉल करना, उसको डाउनलोड करना मैं आपको बता चुका हूँ। सिस्टम रिक्वायरमेंट मिनिमम आपके पास 2 GB रैम मिनिमम होनी चाहिए। 4 GB रिकमेंडेड है। 4 GB है तो सिस्टम परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। इसके अलावा आपके पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। मेरे पास तो ऑलरेडी विंडो 11 है, आपके पास विंडो 7 है तो चलेगा, कोई कंपल्शन नहीं है कि विंडो 7 पे नहीं चलेगा। चलिए, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके की विंडो आपके सामने आएगी। इस पर मैं ऑलरेडी क्लास बना चुका हूँ, आपको इसके A to Z फीचर्स के बारे में बता चुका हूँ। आज की जो भी चीज़ें हैं हमें एंट्री पास करनी है, तो पहले हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे एंड देन Alt F3 दबाते हुए मैं यहाँ से एक नई कंपनी क्रिएट करूँगा। तो यहाँ से Alt F3 दबाऊँगा और इसके बाद मैं क्रिएट कंपनी पे जाऊँगा और सिंपली क्रिएट कंपनी पे जाने के बाद हमें यहाँ से कंपनी का कोई भी नाम दे देना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ से AS ग्रुप PVT LTD ही दे देता हूँ फिलहाल। एंटर प्रेस करता हूँ, घाटमपुर कानपुर नगर। एंटर प्रेस करूंगा। एड्रेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करता हूं मैं। स्टेट के लिए मैं यू प्रेस करूंगा एंड उत्तर प्रदेश यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद पिन कोड डाल देता हूं 209206। आपके पास मोबाइल नंबर है, आप मोबाइल नंबर, जारी की सारी डिटेल जितनी आप भर सकते हैं वो यहाँ से आप फिलअप कर दीजिए। आपका अकाउंट्स बुक कब से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रहा है। ये एक एजुकेशनल वर्जन है। वैसे भी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 21, 22, 22, 23, 23, 24 ऐसे ही रहता है। तो मेरा फिलहाल फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो होगा 22, 23। अगली विंडो में जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे हालांकि कुछ जीएसटी सेटिंग्स करनी होती है। अभी हम जीएसटी सेटिंग्स वगैरह नहीं करेंगे, ये हम आगे करेंगे, क्योंकि अभी हमने कोर्स स्टार्ट किया है। जीएसटी वगैरह की एंट्रीज हम बाद में पास करते हैं। अभी फिलहाल हमने स्टॉक नहीं बनाया है। तो यहाँ से मैं बेसिकल स्केप करके बाहर आना है। अब एंट्री पास करने के 2 तरीके हैं। चाहे तो पहले से आप अलग से लेजर से बना लीजिए, बाद में आप एंट्री पास करिए, या फिर आप एंट्री पास करते करते लेजर बनाते जाइए, चॉइस आपकी होगी। तो यहाँ से मैं दोनों एक काम करता हूँ एक साथ, मैं एंट्री पास करते करते लेज़र बनाता हूँ। सबसे पहले हम वाउचर्स पे पहुँचेंगे। एंट्री पास करने के लिए आपको वाउचर्स में जाना होगा। ध्यान रखिए जो भी एंट्रियाँ होती हैं, मैंने आपको पहले बताया, जो भी लेन देन होता है, इस लेन देन को हम जहाँ लिख कर सेव करते हैं उसको ट्रांसैक्शन ही कहा जाता है। तो जैसे पहली एंट्री में कुछ हुआ था, मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ बाय कंप्यूटर 50,000 टू कैश 50,000। इसका मतलब है कंप्यूटर खरीदा है 50 का और उसके बदले कैश दिया है। तो यहाँ पर पहले आपको ये समझना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या हुआ है, आपने पैसा लिया है या आपने पैसा दिया है। तो यहाँ पे मेरे केस में मुझे तो लगता है मैंने पेमेंट किया है, क्योंकि मैंने 50,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा है और उस 50,000 रुपये के कंप्यूटर के लिए मुझे 50,000 रुपये पेमेंट करना पड़ा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ही वाउचर पोर्शन पे जाऊँगा और वाउचर पोर्शन पे जाने के बाद मुझे पेमेंट ही सिलेक्ट करना है। देखिए सिलेक्टेड है ऑलरेडी। अब यहाँ से मुझे कंप्यूटर टाइप करना था, बाय में कंप्यूटर, तो वो तो कंप्यूटर आ नहीं रहा क्योंकि मैंने लेज़र नहीं बनाया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट पे जाना, ऊपर दिख रहा था आपको, और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है कंप्यूटर। एंटर प्रेस करें। याद हो तो कंप्यूटर क्या होता है, फिक्स एसेट्स होता है, मैंने आपको बता दिया था। कंट्रोल लेकर के फिलहाल मैं सेव करता हूँ। 50,000 रुपये का, तो यहाँ से मैं 50,000 रुपये एंटर करूँगा एंड देन एंटर प्रेस करूँगा। 2 में हमारा कैश आएगा, मैं कैश कर देता हूँ यहाँ से सेलेक्ट, एंटर 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 एंड सेव। ये हो गई हमारी पहली एंट्री। बहुत आसान है, मैं आपको चेक करके दिखा दूं कहाँ पे दिखेगी। तो आप स्किप करके बाहर आइए, डे बुक में जाइए और यहाँ से चेक कर लीजिए। जितनी भी आप एंट्रीज पास करेंगे, डे टू डे डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए अगली एंट्री पास करने के लिए फिर से मैं वाउचर पे जाऊँगा। एक बार मैं एंट्री को दोबारा चेक करता हूँ। इस बार हमने क्या किया है, कंप्यूटर, ध्यान रखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस बार हमने कंप्यूटर खरीदा था 50 का और उसमें फर्नीचर बेचा है 30 का। तो 50 का कंप्यूटर खरीदा तो आपको 50 कैश देना था, लेकिन आपने क्या किया, उसके बदले 30 का फर्नीचर दे दिया, फिर भी आपको 20,000 रुपये कैश देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हमने कंप्यूटर बढ़ाया और फर्नीचर कम किया 30 और 20 हमने कैश कम किया, तो कुल मिला के कैश के रूप में हमने पेमेंट किया है कितना, 20,000 रुपये। तो ये एंट्री भी आपकी पेमेंट में ही जाएगी। तो यहाँ से मैं फिर से एक बार कंप्यूटर परचेज करता हूँ 50,000 रुपये का, एंटर प्रेस करूँगा। 2 में फर्नीचर डालना है, फर्नीचर नहीं बनाया हमने तो बना लेते हैं। क्रिएट पे जाएंगे
और यहाँ से हम फर्नीचर टाइप करेंगे। फर्नीचर फिक्स एसेट्स होता है, कंट्रोल ए करते हुए मैं सेव करूँगा और यहाँ से मैं 30,000 रुपीज़ इंटर करूँगा। बाकी का आपको कैश देना है तो कैश डाल दीजिए और यहाँ से इंटर करते हुए सेव करा दीजिए। हो गई एंट्री आपकी ख़त्म। अगली एंट्री के लिए जाएंगे तो अगली एंट्री आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर बेचना है हमें कितने का, 30 का, और कैश इस बार हमें मिल जाएगा। तो कैश मिल रहा है मतलब हम रिसीव हो रहा है, पैसा हमारे पास आ रहा है। देखिए बेसिकली ये वाउचर्स बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपके पास कहीं से भी पैसा आता है कैश या बैंक के रूप में तो वो आपके लिए रिसिप्ट हो जाता है, और आप अगर किसी को देते हैं तो वो पेमेंट हो जाता है। आगे चल के क्लासेस में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे सारे वाउचर्स में। अभी मैं बस आपको बेसिक एंट्रियाँ पास करना बता रहा हूँ, तो इतना आप समझ लीजिए कि पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट और पैसा जा रहा है तो पेमेंट। अब जैसे अगली एंट्री में क्या किया, हमने फर्नीचर बेचा है तो रिसिप्ट किया, क्योंकि पैसा तो रिसीव होगा ना, फर्नीचर तो चला जाएगा बट पैसा हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें F6 करना है या रिसिप्ट करना है। अब क्या बेचना है, फर्नीचर, तो फर्नीचर 2 कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितने का था, 30,000 रुपये का, 30,000 डाल दीजिए और यहाँ से बाई में कैश कर दीजिए। तो यहाँ से मैं कैश कर देता हूँ और यहाँ से आप इंटर करते हुए आप इसको सेव करा दीजिए। होगी एंट्री आपकी ख़त्म। अगली एंट्री आपको देखनी होगी तो यहाँ पर हमने क्या किया, ज़मीन हमने खरीदा है 5 लाख का और बिल्डिंग बेची 15 लाख की। अब देखिए 5 लाख की अगर आप ज़मीन खरीद रहे हो, 15 लाख की बिल्डिंग बेच रहे हो, तो पैसा आपको मिलेगा या जाएगा आपके पास से। ऑब्वियस सी बात है कि आप बिल्डिंग बेच रहे हो 15 लाख की, तो 15 लाख रुपए आपको मिलता, लेकिन उसमें से 5 लाख रुपए तो आपको लैंड वाले को देना था, तब भी 10 लाख रुपए आपको मिलेगा, यानी कि आपके पास पैसा रिसीव होगा, आपके पास पैसा बढ़ेगा। तो फिर से इस एंट्री को पास करने के लिए हमें रिसिप्ट पे ही रहना है। और अब हमें क्या करना है, चूंकि हमें 2 में बिल्डिंग डालनी होगी, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है, जो भी पहले पूछेगा वो डालिए। तो यहाँ पे हम आएंगे और हम इस बार बिल्डिंग बना लेते हैं। चलिए, फिक्स एसेट्स रहता है, कंट्रोल करके सेव कराएंगे। बिल्डिंग का रेट है 15 लाख रुपए, तो यहाँ से मैं 15 लाख रुपए एंटर करूंगा। अब लैंड में ले लेता हूं तो लैंड बना लेते हैं, LAND। फिक्स एसेट्स है, कंट्रोल करके सेव करेंगे, कितने की है, 5 लाख रुपए की। एंटर प्रेस करेंगे, फिर से आएंगे, बाकी का कैश हमें रिसीव करना है 10 लाख रुपए। इंटर करते हुए हम इसको सेव करा देंगे। तो ये हमारी एक और एंट्री कंप्लीट हो गई। अगली एंट्री में लिखा हुआ मशीन हमने इस बार खरीदी है कितने की, 10 लाख की, और फर्नीचर हमने बेचा है 50,000 रुपये का। तो ध्यान रखिए इस बार फिर भी आपको 9,50,000 तो देना पड़ेगा भाई। क्यों सामान जो आपने खरीदा है वो 10 लाख का था और जो आपने बेचा है वो मात्र 50,000 रुपये का ही है। तो मैं क्या करता हूँ, इस बार देना पड़ेगा तो पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं पेमेंट सेलेक्ट करूँगा और क्या मुझे खरीदना है, मशीन। तो यहाँ से मैं पहले मशीन बनाऊँगा, क्रिएट पे जाऊँगा एंड देन मशीन यहाँ से टाइप करूँगा। फिक्स एसेट्स है और यहाँ से हम कंट्रोल करके सेव कराएंगे 10 लाख। एंटर प्रेस करेंगे एंड देन इसके बाद हमें यहाँ से क्या करना है, हमें बेचना है क्या, फर्नीचर। यस, 50,000 रुपये का, तो फर्नीचर सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम 50,000 रुपीज़ का बेचेंगे और बाकी का हम कैश यहाँ से दे देंगे और हमारा 9,50,000 रुपये कैश हमें देना पड़ेगा। तो ये एंट्री हो गई कंप्लीट हमारी। अब यहाँ पे लास्ट एंट्री एक और लिखी हुई है, वो भी देख लीजिए। लिखा हुआ इस बार हमने क्या किया था, हमने अपने SBI बैंक में, मतलब BOB बैंक से पैसे ट्रांसफ़र किए हैं SBI बैंक में। ये आपको दिखाई दे रहे हैं सबसे लास्ट में। तो ये ध्यान रखिए, ना तो पेमेंट है ना तो रिसिप्ट है, आप ही का पैसा था, आपने एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर लिया, तो ये आपकी कॉन्ट्रा के अंतर्गत जाएगी। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, कॉन्ट्रा सेलेक्ट करूँगा। BOB से ट्रांसफ़र करना है तो पहले बनाते हैं BOB, एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा बैंक अकाउंट होगा। ध्यान रखिए करंट एसेट्स के अंतर्गत जाता है। कितने थे पैसे हमने ट्रांसफ़र किए, 50,000 रुपये, तो हम 50,000 रुपये टाइप करेंगे। एक बार फिर से चेक करते हैं, 5 लाख थे तो रिवर्स करूँगा, शिफ्ट टैब दबा के वापस जाऊँगा और 5 लाख टाइप करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। आगे बढ़ जाएंगे हम और यहाँ से हमें SBI सेलेक्ट करना है तो मैं SBI बना लेता हूँ एंड कंट्रोल करते हुए इसको सेव कर लेता हूँ। अब आपको सारी एंट्रियाँ देखनी है तो स्केप करके बाहर आइए, डे बुक में जाइए, सारी की सारी एंट्रियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। इसमें हमने टोटल मिला के 2 रिसिप्ट में, 3 पेमेंट में और 1 कॉन्ट्रा के अंतर्गत एंट्रियाँ पास की हैं। टोटल मिला के आपका जो भी पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एसेट्स समझ में आया होगा और एसेट्स की एंट्रियाँ भी समझ में आई होंगी और उनको एग्जैक्टली हमें टैली प्राइम में पास करना है, ये भी समझ आ गया होगा।
तो आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होगी। अगली क्लास हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, किसी दूसरे टॉपिक पे होगा। आज चूंकि हमने एसेट्स खत्म किया है तो कल की क्लास में हम एक्सपेंसेस देखेंगे, समझेंगे क्या होते हैं एग्जैक्टली एक्सपेंसेस, कितने प्रकार के होते हैं और टैली प्राइम में एक्सपेंसेस की एंट्री किस तरीके से की जाती है। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होगी। वीडियो पसंद आई है, क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन पे हिट कर सकते हैं ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो आता है हमारे एंड से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।